वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं आयशा खालिद। चीन की शिमाली कोरिया पर पाबंदियों के लिए पहली बार हिमायत, शिमाली कोरिया की जवाबी धमकी। इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में आज के शो में, और क्या कुछ शामिल है देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। शाम की खाना जंगी में बहादुरी की दास्तान सुनाती एक डॉक्यूमेंट्री। They have the anger from Assad regime who's kept killing the Syrian till now. अमेरिका में चर्च ऑफ फनून लतीफ़ा का मुनफरिद ताल्लुक। मुलाकात एक पाकिस्तानी प्रोफेसर से जिन्होंने बीनाई से महरूमी को माजूरी नहीं बनने दिया। बहुत सी चीज़ें हम कोर्स से हटकर भी पढ़ना चाहते हैं, वो छपनी चाहिए। अगरचे वाशिंगटन में रूस की अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत पर तहकीकात का अमल जारी है। कांग्रेस और अमेरिकी सदर की तातीलात के बायस वाशिंगटन में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ कुछ सुस्त हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन इस वक्त जनूब मशरक़ी एशिया के अहम दौरे पर हैं, जहाँ कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। नीलोफर मुगल हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी नीलोफर, शुमाली कोरिया पर चीन के मौक़िफ़ के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी साकिब, जैसा कि आपने अभी बताया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन इन दिनों जनूबी मशरक़ी एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं, और इस दौरे का मकसद अमेरिका और इन मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल करना है। जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों ने और अमेरिका ने अभी हाल ही में आसियान इजलास में भी शिरकत की है। इस एजेंडे में जहाँ और बातें सरफ़हरिस्त थी, उसमें सबसे अहम बात शिमाली कोरिया का जौहरी प्रोग्राम था। और ये इजलास एक ऐसे वक्त पर हुआ जब कल यानी इतवार के रोज़ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ नई लेकिन सख्त तरीन ताज़ीरात का ऐलान किया है। और सबसे अहम बात यह है कि चीन ने पहली मरतबा इसकी हिमायत की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिमाली कोरिया पर आयद की जाने वाली नई सख्त ताज़ीरात के तहत वो कोयला, लोहा, सीसा और मछली बरामद नहीं कर सकेगा। चीन इससे कबल अपने कम्युनिस्ट हमसाये पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद करने से गुरेज करता रहा है, लेकिन इतवार को मनीला में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने रवैये में तब्दीली का इशारा दिया। हमने यकीनन कोरियाई जज़ीरे नुमा के जौहरी मसले पर बात की, और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल ने भी अभी शुमाली कोरिया के खिलाफ एक और करारदाद की मंजूरी की है। दोनों तरफ ने इसका इयादा किया है कि हमें इस नई करारदाद को मुकम्मल और जामे तौर पर नाफिज करना चाहिए। चीन कोरियाई जजीरा नुमा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता आया है, लेकिन अभी तक बातचीत से कोई नताइज सामने नहीं आए, और शिमाली कोरिया जौहरी हथियारों की तैयारी में खासी पेशरफ्त कर चुका है। गुज़िश्ता माह प्योंगयांग ने 2 बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा इस दावे के साथ किया कि इनमें से एक अमेरिका तक पहुंच सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया पर दबाव के लिए चीन की मदद मांगी है, लेकिन ये इशारा भी दिया है कि फ़ौजी कार्रवाई मुमकिन है। वाशिंगटन के थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन से वाबस्ता ब्रूस बेनेट का कहना है कि चीन किसी कीमत पर कोरियाई जजीरा नुमा पर किसी बड़ी फौजी कार्रवाई को रोकना चाहता है। शुमाल में किसी भी किस्म के बड़े तनाज़े में चीन की मुदाखलत मुमकिन है, और फिर हमें बहुत मुहतात होना होगा कि चीन के साथ किसी बड़ी जंग में ना उलझें। बेनेट ने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए बेहतरीन हिकमत अमली शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की कमजोरियों को उजागर करके उनकी हुकूमत को कमजोर करना है। मसलन चीन के सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के सदर से अब तक 8 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन शुमाली कोरिया के सदर से अब तक एक भी मुलाकात नहीं हुई। इससे पता चलता है कि वो किम जोंग उन को इतना अहम नहीं समझते। नई ताज़ीरात से शिमाली कोरिया को इसकी बरामदात की 1/3 आमदनी यानी सालाना $3 अरब से महरूम किया जा सकता है। अगर इन ताज़ीरात को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए तो शिमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को महदूद किया जा सकता है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने पीर के रोज़ ही मनीला में अखबारी नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि इन ताज़ीरात के बाद शिमाली कोरिया से किसी किस्म के मुज़ाकरात का फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं, बल्कि कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ उसी सूरत में होंगे अगर शिमाली कोरिया अपने जौहरी जो प्रोग्राम का तजर्बा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का वो तजर्बा करता है, उसको रोक दे। शिमाली कोरिया का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि वो कभी भी इन बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बों को बंद नहीं करेगा। और दूसरी बात जो अहम सामने आई वो यही कि मनीला में पीर के रोज़ ही उन्होंने किसी किस्म के अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का इशारा नहीं दिया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इन तजर्बों के बाद या इन ताज़ीरात के बाद अमेरिका को जो है सख्त किस्म के नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये कहा कि इन ताज़ीरात से शिमाली कोरिया का जो ख़ुद मुख्तारी है वो मुतासिर हुई, यानी ये शिमाली कोरिया की ख़ुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर।
और फिलिपाइन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने अपने रूसी हम मनसब सर्गेई लैवरोव से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि मीटिंग में बहुत से ऐसे उमूर पर बात हुई जो अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी हैं। ये मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप की जानिब से रूस पर अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहली आला सतही मुलाकात थी। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से मंजूर करदा बिल मौसूल होने के बाद सदर ट्रंप को बादल नखास्ता इसकी मंजूरी देना पड़ी थी। पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में रूस ने अमरीका से कहा है कि वो रूस में मौजूद अमरीकी सिफारतकारों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में कमी करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा से कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारों की तादाद में कमी के मुतालबे का जवाब 1 सितंबर तक देगा। और अफगानिस्तान में एक गांव पर शिद्दत पसंदों के हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। शिद्दत पसंदों ने अफगानिस्तान के शुमाली सूबे सराय पुल में ज़िला सयात के मिर्ज़ा ओलांग नामी इलाके में वाक़े एक चौकी पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने गाँव के 30 घरों को भी नजर आतिश कर दिया। हमले की तफसीलात वाज़े नहीं है और ना ही हमला आवरों की शनाख्त हो सकी है। अलबत्ता सूबाई गवर्नर के तर्जुमान ज़बीउल्लाह अमानी ने दावा किया है कि हमला तालिबान और दाइश के शिद्दत पसंदों ने मिलकर किया था। ताहम अफगान तालिबान ने हमले में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। अफगानिस्तान में पैदर पै होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के बाद दारुल हुकूमत काबुल की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। और इस वक्त टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे शो में शरीक हो रहे हैं साद आनंद धूमे, जो कि वाशिंगटन DC में वाक़ अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट नामी थिंक टैंक से मुंसलिक हैं। साद आनंद जनूबी एशिया के उमूर के माहिर हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम निगार हैं। साद आनंद, हमारे शो में शिरकत का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर शो। Another sad attack took place in Afghanistan and has claimed several lives. At a time when US is considering its policy towards Afghanistan and Pakistan, and when its policy is becoming increasingly Afghan-centric in the region, such a political development in Pakistan, what kind of challenges does it pose to the US policy in the region? Is your question about the terrorist attack, or is your question about the recent... the U.S. policy and the challenges that, the recent political development in Pakistan poses to U.S. policy in the region? Yeah, no, that's a very good question. Now, in a nutshell, I think that it's going to affect U.S.-Pakistan ties negatively. Now, promoting democracy and strengthening democracy has been a large part of U.S. policy towards the region for almost a decade now. And I think the way the Nawaz Sharif disqualification is viewed outside Pakistan is that the roots of democracy have been weakened rather than strengthened. तो साधारण का ये कहना था कि ये जो सियासी तब्दीली पाकिस्तान में हुई है, इससे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा, क्योंकि अमरीका बहुत अरसे से पाकिस्तान में और ख़त्ते में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की कोशिशों पर अपनी तवज्जो और अपनी तवानाई जो है वो सर्व करता रहा है। और पाकिस्तान से बाहर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले को कुछ इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। साधारण some articles in the mainstream American media seem to be implying that behind Nawaz Sharif's ouster, there was tacit approval of Pakistan's military and intelligence establishment. You too, in your article in Wall Street Journal titled as "With Nawaz Sharif's ouster, Pakistan takes a step backward," have made a similar assertion. Now, while you are not the only one making such assertions, some in the absence of any proof in this regard may call such thinking conspiratorial or a result of a desire to malign Pakistan's military. What is your take on this? I don't think it comes from any such desire to malign Pakistan's military. I think that this is a widely held view, for couple of very obvious reasons. One, that we do know that historically the Pakistani military has played a very large role in the politics of the country, a very large role also in kind of determining where the judiciary can go and where it can't. And then the second thing is that in the investigative committee that investigated Nawaz Sharif and his family, there were 2 serving members from military intelligence, one from military intelligence, one from the ISI. And this is not a very normal procedure in most civilian-led democracies. And it clearly raises the question that, at least, as you put it,
there was tacit approval. तो सादानंद का ये कहना था कि पाकिस्तान से बाहर कुछ हल्के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है उसको एक मनफी नज़र से देख रहे हैं। उनका ये कहना था, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 अहलकार भी मौजूद थे और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस फ़ैसले को इतनी ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर कुछ हल्कों में सपोर्ट हासिल नहीं है। Sadanand, in terms of the record of democracy, you maintain that Pakistan's case is unique in the region for several reasons. How so? Well, the main reason, obviously, and this has been commented by many people in Pakistan also, is that no prime minister has completed a 5-year electoral term. Now, when you look around the region, there are many countries that are, all the countries are developing countries. Now, look at Sri Lanka. They had a civil war, but they've still hung on to democracy. Look at Bangladesh. They have their own problems with Begum Khalida and Hasina Wajid always squabbling. But more or less, they've hung on to democracy at least over the past decade or so. Nepal had a Maoist uprising, very serious security issues. But again, they're kind of stumbling through. Only in Pakistan do we find that the politician is always playing second fiddle. And the elected politician is never the most powerful person in the country. ये थे साद आनंद धूने जो कि टेलीफोन पर हमें ज्वाइन कर रहे थे। जी साकिब। थैंक यू साद। और यूसेन बोल्ट से दुनिया के तेज़ तरीन एथलीट होने का एजाज़ छिन गया। वो 100 मीटर की रेस में सिर्फ 3 सेकेंड पीछे रह जाने के बायस इस एजाज़ से महरूम हो गए। इस बारे में मज़ीद आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और अब वक्त हुआ है वर्ल्ड व्यू का, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो ने कहा है कि फौज ने वेलेंशिया शहर के एक फौजी अड्डे पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाकर 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने वाक़े का जिम्मेदार एक बागी साबिक फौजी ऑफिसर को करार दिया। नायब अमरीकी सदर माइक पेंस ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज करार देकर इसकी तरदीद की है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मरतबा सदारत के उम्मीदवार न होने की सूरत में सदारती उम्मीदवारी हासिल करने की मुहिम का आगाज कर चुके हैं। अमरीका के शहर शिकागो ने गैर कानूनी तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इलाकों की वफाकी फंडिंग बंद करने की धमकी पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। शहर के डेमोक्रेटिक मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिकागो अपने शहरियों के बुनियादी हक की हिफाजत करेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में दूसरी सालाना वर्ल्ड डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप में 3 दर्जन से जायद कुत्तों और उनके मालिकान ने हिस्सा लिया। अमेरिका में चर्च और फ़नून लतीफ़ा में ताल्लुक़ बहुत से गिरजाघरों में देखा जा सकता है। आज आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन के एक कदीम गिरजाघर में, जो न सिर्फ फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है, बल्कि कम्युनिटी को भी साथ लेकर चल रहा है। ब्रुकलिन के क्लिंटन हिल एरिया में पुरानी और दिलचस्प इमारतों की कमी नहीं। ये चर्च तकरीबन 1 सदी पुराना है। चर्च के एक हिस्से में ब्रुकलिन डांस स्टूडियो वाक़ है। बाकी हिस्सों की बोसीदगी का अंदाज़ा इसके दरवाज़ों, खिड़कियों और दीवारों से लगाया जा सकता है। गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान चर्च के बाकायदा अरकान की तादाद कम होने की वजह से उनके लिए चर्च की देखभाल के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा। मेरे यहाँ आने से पहले ये एक जिम्नेजियम था जो काफी अरसे से इस्तेमाल में नहीं था। इसकी छत गिर रही थी और दीवारों में दरारें पड़ रही थीं। पेपर फेजेंस एक डांसर और कारपेंटर हैं। कुछ साल पहले चर्च की इंतजामिया ने उन्हें एक हॉल को डांस स्टूडियो में तब्दील करने की इजाजत दी। इसके बदले पेपर पूरी इमारत की देखभाल और मुरम्मत करते हैं। कई दफा बस यही काफी होता है कि मैं इमारत के अंदर मौजूद हूँ। बारिश में जब छत टपक रही हो तो पानी बाहर फेंकना, बर्फबारी के दिनों में बर्फ हटाना। चूँकि न्यूयॉर्क में इस तरह के डांस फ्लोर्स बहुत कम हैं, इसीलिए कई डांस ग्रुप्स प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं। इन आर्टिस्ट के लिए एक गिरजाघर की इमारत में फन का इजहार करना एक खूबसूरत तजुर्बा है। अलामती तौर पर ये ऐसी जगह है जहाँ इबादत होती रही है।
जब आप रक्स करते हैं तो जिंदगी की तान से जुड़ जाते हैं। मेरे नज़दीक ये भी इबादत है। चर्च की इंतज़ामिया भी शायद यही चाहती थी। मसीही होने के नाते हम ये जगह दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लोग यहाँ आएं और इसका फ़ायदा उठाएं, और शायद कुछ लोग अपनी रूहानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे साथ इबादत में शरीक होने के बारे में सोचें। कई फनकार जो अमरीकी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं वो गिरजाघर की पुरानी इमारत को तबाही से बचाने के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं 2 बरस से यहाँ रक्स सिखा रही हूँ। 70 के अशरे में मेरी वालिदा सेक्रेटरी की हैसियत से इस चर्च से मुंसलिक रही थी। जब मैंने देखा कि गिरजाघर की मरम्मत की जा रही है तो मैंने इनसे रब्ता किया और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का फैसला किया। इलाके के बासी चर्च और आर्टिस्ट कम्युनिटी के दरमियान इस ताउन को मुस्बत कदम करार देते हैं। आप सकाफती सरगर्मियों, मौसीकी और डांस के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक पैदा कर सकते हैं। ये सरगर्मियाँ तख्लीकी होने के साथ साथ दिलचस्प और सबकी पहुँच में भी हैं। चर्च के कुछ कदामत पसंद अरकान की जानिब से डांस स्टूडियो की मुखालफत के बावजूद पेपर आर्ट के फरोग और सकाफती विरसे को बचाने के लिए पुरज़म हैं। प्रोजेक्ट की तकमील से 8 माह पहले मैंने ये टैटू बनवाया था, जो इस इमारत, औजारों और इस कम्युनिटी के साथ मेरे अज़्म का इजहार है। ये इमारत जो तोड़ फोड़ का शिकार थी, इसे एक देखभाल करने वाले की ज़रूरत थी। मुझे स्टूडियो की ज़रूरत थी। इस तरह हमने एक दूसरे को तलाश कर लिया। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। शाम के शहर अलेप्पो में जब सदर बशारुल असद की हुकूमत बमों और फ़ज़ाई हमलों से शहर के रिहायशियों की तबाही का बायस बन रही थी, उस वक्त कई शहरी अपने साथियों की जानें बचाने में मसरूफ़ थे। 2013 से इन रज़ाकारों ने सीरियन सिविल डिफेंस का क़याम किया, जो दुनिया में द वाइट हेलमेट्स के नाम से जानी जाती है। शामी फिल्म साज फराज फयाद ने VOA के साथ एक इंटरव्यू में इन शहरियों की बेमिसाल कोशिशों के बारे में बात की। आइए देखते हैं। असद हुकूमत दाइश और रूस की ना थमने वाली बमबारी से खंडर बन जाने वाली इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकालने में मसरूफ 2 बच्चों का बाप और वाइट हेलमेट का रज़ाकार खालिद अलेप्पो में बच जाने वाले आखिरी आदमियों में से एक है। ज्यादातर मुतासरीन बच्चे हैं, ये कहना है अवार्ड याफ्ता शामी फिल्म साज फराज फयाद का। ये मार्केटें हैं, खानदानों से भरे घर हैं, लोग हैं जो मुश्तरका अक़दार के लिए लड़ते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा और शामी मायूसी का शिकार हैं। ये फिल्म उन लोगों को दिखाती है जिन्होंने खुद इस जिंदगी का इंतखाब नहीं किया। वो दाइश का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में है। लास्ट मैन इन अलेप्पो उन शामी शहरियों की कहानी है जिन्होंने यहाँ रुकने का फैसला किया। फयाद की डॉक्यूमेंट्री इंसानियत के खिलाफ जुराइम की गवाही है, लेकिन ये साथ ही इंसानियत और बका की कहानी भी है। इस तबाही के बीच भी लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशियाँ तलाश करते हैं। खालिद ने अपने बच्चों के लिए मछली का तालाब बनाया है। फयाद ने अलेप्पो मीडिया सेंटर और सिटीजन जर्नलिस्ट की मदद से अपनी जान खतरे में डालकर वाइट हेलमेट के अलेप्पो ऑपरेशन की रोजाना की कार्रवाइयों की फिल्मबंदी की। मैंने इस सोच से इसका आगाज किया कि जंग इंसानों में बुराई लाती है, लेकिन कुछ अच्छाई भी लाती है। ये फिल्मसाज जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें असद हुकूमत की जानिब से 2 मरतबा कैद किया गया और शाम वापस जाने पर इन्हें कत्ल किया जा सकता है। I have the feeling of the anger. यकीनन मुझे रूस पर गुस्सा है, मुझे शामी लोगों की हलाकतों पर, हुकूमत पर भी गुस्सा है। इस वक्त मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ और वहाँ बमबारी हो रही है जहाँ शाम में मेरा खानदान अब भी रहता है। मैं किसी भी वक्त अपना खानदान खो सकता हूँ। And could lose my family in any time. जहाँ ये फिल्म शाम के जंगज़दा इलाके में रुकने का फैसला करने वाले शहरियों पर रोशनी डालती है, वहीं हमें उनके साथ हमदर्दी का एहसास दिलाती है। इस डॉक्यूमेंट्री की फिल्मसाजी के दौरान बेशुमार दूसरे शहरियों की तरह खालिद भी अपने हमसायों की जान बचाते हुए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा।
पेनेलोपी फूलों के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और आयशा, शो में अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले नाबीना अफराद को सिर्फ इंटरमीडिएट तक ब्रेल में निसाबी किताबें दस्तयाब हैं। इससे आगे पढ़ना है तो किताबों की रिकॉर्डिंग और उनकी ब्रेल खुद ही बनानी पड़ती है। लेकिन साकिब, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद लाहौर की अजीज़ा सईद ने ना सिर्फ PhD मुकम्मल की, बल्कि वो तालीम और तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हैं। और इसके साथ साथ वो नाबीना अफराद के लिए तालीमी मैदान में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, देखते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। बाय बर्थ मैं ब्लाइंड हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि भाई इसमें कोई कमी है तो इससे अलग थलग रखना है, इसे पढ़ाना नहीं है। PhD के लिए अजीज़ा सईद के नाम का इंदराज 2010 में लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ। कुदरत और शायरी से रग़बत के बायस उर्दू को बतौर मज़मून चुना और उर्दू नावल में मुहाजिरीन और उनके मसाइल पर मकाला लिखा। बिनाई से महरूम अजीज़ा ने ना सिर्फ डट कर पढ़ा, बल्कि निसाबी निज़ाम की खामियों और कोताहियों का मुकाबला भी किया। कोई सा भी नावल है मैंने ले लिया तो वो पूरा का पूरा जो है वो मैं रिकॉर्ड करवाती हूँ, वो लिख लेती हूँ। फिर मैं अपनी बड़ी बहन को डिक्टेट करवाती थी। तो बहुत मुश्किल हुई इस सिलसिले में, मुझे मुख्तलिफ रीडर्स रखनी पड़ी रिकॉर्डिंग्स के लिए और ज़ाहिर काफ़ी फिर पे करना पड़ता है। अजीज़ा सईद से डॉक्टर अजीज़ा सईद बनने तक के सफ़र में धूप देखी, छाँव देखी, लेकिन वो लड़खड़ाई नहीं, डगमगाई नहीं और इतनी मजबूत हो गई कि अब अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के काबिल हो गई हैं। मैं पढ़ाती हूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर। 2008 में मेरी लेक्चरर के तौर पर मैं वहाँ अपॉइंट हुई और 2013 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का डेजिग्नेशन मुझे मिला। बहुत सी चीज़ें हम कोर्स से हटकर भी पढ़ना चाहते हैं, वो छपनी चाहिए। लाहौर में कायम इस बड़े तालीमी इदारे में कोटा सिस्टम के तहत खसूसी अफराद को दाखिला मिलता है, जहां से हर साल 200 से ज़ायद स्पेशल स्टूडेंट्स अलग अलग शोबों में मुख्तलिफ डिग्रियां हासिल करके निकलते हैं। अक्सर ये होता है कि ये कोटाज अनफुलफिल्ड चले जाते हैं बहुत से इदारों में। वी मेक श्योर कि हमारा कोटा जो है वो पूरा हो। वी ट्राई टू अकोमोडेट एवरीबॉडी और एंड गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। अजीज़ा की कामयाबियों में उसके वालिदैन का यकीन और हिम्मत भी जाहिर है, जो आज जिंदगी के इम्तिहान में अपनी बेटी और खुद को कामयाब तस्वुर कर रहे हैं। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप शो में क्या कुछ देखना चाहते हैं। कल इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस इवनिंग। VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. The next story that I proposed was, photographing one of the most pristine places in the Indian Ocean. It's this tiny atoll called Basasta, India. This is all there is at high tide. That is it. It's this incredible place. It's in the cyclone belt, and of course, since you can't see it at high tide, there's shipwrecks everywhere. And the outer perimeter creates this almost bathtub-like lagoon. And this is a
nursery ground for Galapagos sharks. Sharks and healthy reefs kind of go together because the sharks govern the ratio of reef fish, of algae, of sea urchin, and all those things. So sharks are critical for healthy coral reefs, and these reefs were in incredible condition. They're curious. They're very, very curious. I've always known Galapagos sharks being very, very night active, so I also wanted to photograph them at night. And this is inside the lagoon on one of the coral reefs, and one of the most magical, 2 hours of my life. Just watching these sharks like moths to a flame, they're just kind of swimming in and swimming out. These images of this experience really just gave me hope again that even though we've impacted our oceans in so many places, every time you get sort of despair overcomes you, Mother Nature just kind of taps you on your shoulder and goes, I'm still around, you just have to go there. And this is one of those places, etched into my memory forever, Basas de India and Europa Atoll. VOA, exploring the world around us. Everyone knows oil and water don't mix. More than 4 million barrels of crude spilled into the Gulf of Mexico during the Deepwater Horizon oil spill in 2010. Cleanup has proved a monumental task. With support from the National Science Foundation, analytical chemist Matthew Tarr at the University of New Orleans wants to better understand how crude oil breaks down in seawater when it's exposed to sunlight. Oil changes very rapidly when it enters the environment, partly through exposure to sunlight and partly through other processes. Tarr keeps a fridge full of oil samples from the Deepwater Horizon spill in his lab. He uses LEDs to test how the oil soaks up different wavelengths of light in the solar spectrum, which starts the breakdown process. When I shine the purple light on the oil absorbs the light and then fluoresces green. And it's more evident when I move the light away, you can see the green disappearing. And he runs tests in his solar simulator. There's a sample of oil on top of water in there, and we turn the solar simulator on and we can expose that for as long as we want to. Tarr says sunlight clearly plays a key role in the natural degradation of oil after a spill, oxygenating it so it dissolves in seawater and comes in contact with microbes that will break it down. But under certain conditions, sunlight can have negative effects too. This is fresh oil that has not been exposed to any sunlight, and that's the typical consistency of oil. And then this sample is the equivalent of 30 days of sunlight. Think of it as the oil getting a sunburn, chemically transforming into a sludge with the consistency of peanut butter, pasty, thick, and sticky. All of those characteristics make it difficult for microorganisms to get into the oil to degrade it, and so it inhibits the ability of the oil to transform in the environment. Tarr says one way to prevent clumping is to spray chemical dispersants. They were widely used during the Deepwater Horizon spill. People heard a lot of reports about toxic chemicals in dispersants, and it's true that some of the components of dispersants do have toxicity. The bigger picture about dispersants is that they spread the oil out over a larger volume and allow the natural processes of oil degradation to occur. Tarr says his findings will help refine the computer models that responders use to make cleanup plans. The general public needs to have a much better understanding that these are very complex systems, and it's not simply, is dispersant good, is dispersant bad, is sunlight good, is sunlight bad. He even foresees the development of new technologies that will use targeted light to degrade oil more rapidly after a spill. Now there's an idea that's ready for its moment in the sun. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.